अबाउट हमारा एक्शन प्लान होगा जो 3 दिन की कंसल्टेशन से निकल के आया था। फर्स्ट डे का तो हमने एक्शन प्लान पे डिस्कस किया था, तो हम सेकेंड थर्ड डे पे देखेंगे। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो था उसमें बेसिकली चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस में ये आ रहा था कि अभी भी डीवी के अंडर शेल्टर होम्स नहीं है। लॉ 2005 में आया था पर शेल्टर होम्स नहीं है। जैसे साथी जी ने भी बोला कि झारखंड में एक भी नहीं है, हरियाणा में शेल्टर होम नहीं है, दिल्ली में शेल्टर होम है पर हमें पता ही नहीं है कि कौन से शेल्टर होम है। मतलब वेबसाइट पे होगा या विमेन डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे होगा। तो शेल्टर होम्स के लिए अभी भी प्रॉब्लम्स है। बाकी स्टेट्स का क्या है? बॉम्बे में नो शेल्टर होम्स। यूपी में यूपी इतना बड़ा, यूपी में सिर्फ लखनऊ में हमें सिर्फ एक पता है जिसमें वन शेल्टर होम पर भरोसा कर सकते हैं सर्वाइवल को। बाकी जगह तो बहुत बुरी हालत है। देहरादून में 2 है, एक ऑलरेडी बंद हो चुका है गवर्नमेंट फंडिंग ना मिलने की वजह से, हाँ, और एक चल रहा है जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है, उसकी बहुत बुरी हालत है क्योंकि वहाँ पे जो मानसिक माइक सेलिना माइक प्लीज। हमारे यहाँ 3 रनिंग शेल्टर्स थे जिसमें एक नारी निकेतन और शेल्टर के बीच में हमारी सरकार फर्क नहीं कर पाती है। तो हमारे मजिस्ट्रेट कई बार जो वायलेंस सर्वाइवर होते हैं या जो इलॉटमेंट वाले केसेस होते हैं महिलाओं को वहाँ भेज देती है नारी निकेतन में। वो भी जब हम लोग फाइट करते हैं कि उसका फॉल्ट क्या है, आपने उसको जेल जैसा बना रखा है। और वहाँ पे भी अगर 50 औरतें हैं तो 40 औरतें मानसिक विक्षिप्त हैं और 10 नॉर्मल औरतें हैं जो उनके साथ रह के ऑलमोस्ट कैसी होती होंगी, यू कैन इमेजिन। उसके बाद जो 3 शेल्टर होम्स हमारे यहाँ थे उसमें से एक एनजीओ था जिसमें अपना घर करके उन्होंने शुरू किया था, जिसके फंडिंग ना होने की वजह से वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो चल रहा है, महिला अल्पावास गृह करके चल रहा है, उसको उन्होंने अल्पावास और स्वधार को मर्ज कर दिया था। पहले एक स्वधार गृह चल रहा था, स्वधार को उन्होंने मर्ज करके अल्पावास में ले आए। और जबकि स्वधार जो था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, वहाँ महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा था, वायलेंस सर्वाइवर जितनी भी होती थी हम वहाँ पे रेफर करते थे। लेकिन वही है कि जो अच्छी चीजें होती है पता नहीं उसको सरकार उसके आउटकम्स क्यों नहीं देखती है। वहाँ इतना बढ़िया होते हुए उन्होंने मर्ज कर दिया उसको, अब वो अल्पावास गृह में आ गए हैं और अल्पावास की हालत बहुत खराब है। अल्पावास वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है और उनका भी 6 महीने में पैसा आता है। वो 6 महीने कैसे सर्वाइव करते हैं वो ही जानते हैं। स्टाफ का बहुत बुरा हाल है, मेंटेनेंस वहाँ पे, मतलब मैं पर्सनली एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरा ये 6 महीने में ये बदला है, मैं किसी महिला को शेल्टर नहीं भेजती। मुझे लगता है हमारे पास जो महिलाएं आती है वो इतनी केपेबल है, चाहे वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, चाहे वो खाना बनाती है, वो इतनी केपेबल है कि वो 1000 रुपये का कमरा लेके रह सकती है। हम उनको प्रेफर करते हैं वो अपनी कम्युनिटी में रहे। शेल्टर हमारी नज़र में एक ऐसी जगह है जहाँ जाके औरत विक्टिमाइज होती है। यूपी में भी इसमें भी लखनऊ में हम लोगों ने 2 साल पहले एक शेल्टर होम, एक्चुअली हम लोग सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे थे कि लखनऊ में सर्विस प्रोवाइडर्स कहाँ हैं। तो हमें 4-5 नाम ऑफिस से पता लगे, पीओ ऑफिस से। जब हम लोग गए ढूंढा तो एक लोगों ने जब फोन पर मतलब उनका एड्रेस नहीं पता था, सिर्फ फोन नंबर उन्होंने दिया। तो मैंने उनसे फोन किया, मैं आपके ऑफिस आना चाहती हूँ, कुछ बात करना है। उन्होंने कहा नहीं मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। तो बोले नहीं आप ऐसा करिए कलेक्ट्रेट में रूम नंबर 34 में आ जाइए, मतलब पीओ के ऑफिस में। मैंने कहा आपका अपना ऑफिस नहीं है क्या? वो तो पीओ का रूम है, वहां पर नहीं, मैं आपके ऑफिस में जाऊँ। अरे नहीं मैडम बताइए मैं आपके ऑफिस में जाऊँ, नहीं तो आप वहां पे लीजिए। मतलब उनका अपना ऑफिस सेटअप नहीं था। एक शेल्टर को हम लोग ढूंढते रहे लेकिन वो उस एरिया में कहीं नहीं मिला। लिटरली रिक्शा पर बैठ के ढूंढा, 2.5 घंटे तक ढूंढा, लेकिन उस कॉलोनी में ऐसा कोई जगह नहीं थी। तीसरा एक शेल्टर रूम हमें मिला लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि फिर हमने वहां पर शिकायत की और एटलीस्ट 1.5 साल चला वो। उसके बाद 1 साल के बाद में फिर समाज कल्याण बोर्ड ने उस पर एक्शन लिया और उसे बंद किया और उसे ब्लैक लिस्टेड किया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लखनऊ में शेल्टर होम चलाते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, ये है। लेकिन अगर दूसरे अगर डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, तो बाकी जगह के शेल्टर होम के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब औरतें हमसे फोन पर बात करती है तो फिर हमारे पास जो मजबूरी है, हम किसी भी ऐसी जगह नहीं भेज सकते जिस पर हम ही भरोसा नहीं कर सकते, जो हमें नहीं लगता कि उनके लिए सुरक्षित है। और दूसरा ये कि 1.5 साल हो गया लेकिन यूपी में अभी कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। यूपी में एक भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। 1.5 साल से ऊपर हो चुका है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस बार।
मतलब आप लोग लॉयर तो जैसे गौरवी ने सुबह बोला था कि हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है एक्ट में अभी, पर जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वो ही है। तो आई थिंक थ्रू लॉयर्स, ये HRM का नेटवर्क हमारे लॉयर्स हैं, ये पॉइंट्स अगर हम आपको अपने लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, हम इस पॉइंट को विल पिक इट अप। अच्छा, जो पहले दिन से कुछ स्ट्रेटेजी का बात हो रहा था और नेटवर्क का बात चल रहा था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो टीवी के लिए जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, इसको जो अमन नेटवर्क है, इसको थोड़ा हम लोग और स्ट्रेंथन करें तो उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से काम करते हैं, क्योंकि ये नेशनल नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो ये वेस्ट बंगाल में ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क के जरिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी 13 डिस्ट्रिक्ट से मेंबर है हमारे पास, तो हम लोग बहुत इंटीरियर में जाके वहाँ से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो जुड़े हुए महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं, पुरुष के साथ भी शामिल किया हम लोगों ने, जबकि लगता है कि और भी पुरुष को लेना है। तो ये हम लोग ये जो ट्रेनिंग हुआ है, ये सिर्फ लॉ के बारे में नहीं, ये नहीं कि PWDB के बारे में जानकारी देना, वायलेंस क्या होता है और उसको पहचानना, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा इस नेटवर्क के बारे में अगर बताएंगे, क्योंकि काफी लोग नहीं जानते कि एक नेशनल नेटवर्क डोमेस्टिक वायलेंस पे है। डोमेस्टिक वायलेंस को, इस इशू को लेकर काम करने के लिए एक नेटवर्क बना है जिसका नाम है अमन ग्लोबल वॉइसेस फॉर पीस इन द होम। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और जैसे लोकल लेवल पर, जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग काम करते हैं, अभी इसका जो सेक्रेटरीट है स्वयं है, मैं कोलकाता स्वयं से हूँ, और ये नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसका मेंबर है। और जैसे महाराष्ट्र में स्नेहा इसका सेक्रेटरीट है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल है। और ये इंटरनेशनल कनेक्शन डेवलप करने का कारण ये है, जो ओवरसीज मैरिजेस का केस होता है और उसके बाद जाके बहुत सारी महिलाएं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और तो उस समय ये जो इंटरवेंशन के जरिए बहुत सारे केसेस है कि सक्सेसफुली सॉल्व किया गया है। तो अभी से कैसे जुड़ा जाए, जैसे जो संस्थाएं यहाँ पे हैं उनको अगर जैसे अभी नेशनल सेक्रेटरीट भी स्वयं है, आप लोग जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और बहुत अच्छा होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पर काम कर रहे हैं, हम लोग और भी ताकत बढ़ा सकते हैं और भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। आपने अपना स्ट्रेटेजी और भी बताया कि एक साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो एक इनटेक फॉर्म है, आप लोग हमारे साथ संपर्क करें। हमारे जो ईमेल आईडी है swam@tal.vsnl.net.in, तो उसमें आप लोग भेजे तो आप लोग को वो जो फॉर्मेट है वो भी भेज सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि हम लोग मेंबर बनना चाहते हैं। फिर उसको लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, और गूगल ग्रुप है, नेशनल गूगल ग्रुप है, वेस्ट बंगाल का अलग सा गूगल ग्रुप है, तो उसमें हम लोग जोड़ के और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि नेशनल और रीजनल लेवल पर मीटिंग कॉल करने के लिए, और फिर सोच सकते हैं कि अच्छी तरीके से किस तरह से काम करें। अभी वेस्ट बंगाल लेवल पे हम लोग बहुत जोरदार से काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रैटेजी ढूंढे हैं। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें जेंडर इश्यूज को लेकर, फिर वायलेंस क्या है, क्योंकि वायलेंस क्या है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो औरत वायलेंस फेस करते हैं वो भी समझते नहीं कि ये वायलेंस है। जैसे ऐसे बोलते हैं कि 2 बर्तन एक साथ रहेगा तो ऐसा तो टकराव होगा, ये तो वायलेंस नहीं है। एक थप्पड़ मार दिया तो क्या है, बहुत डांटा मारा, ठीक है, मैं घर का काम ठीक से कर नहीं पाए तो वो तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह की जो सोच है, इससे बाहर आना, लोगों को समझाना, जो कानून है वो तो तब लागू होगा कि आइडेंटिफाई करें लोग कि वायलेंस क्या है। तो पहले तो ये वायलेंस क्या है, जेंडर के इश्यूज को लेकर बातें करना और
उसके बाद जाके कानून को समझाना कि PWD क्या है, कैसे काम करते हैं। तो हम लोग अभी जो हाल में किया थोड़ा फंड भी मिला था वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, उसके जरिए हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया है। उससे बहुत मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और भी जो कर रहे हैं हम लोग ये डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसके जरिए हम लोग बहुत सिर्फ औरत नहीं बहुत लोगों को मर्द के पास भी पहुंच सकते हैं, इस इशू को लेकर बात कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं और हम लोग और भी इसको दायरा बढ़ाए और बहुत सारे लोगों को पास हम लोग पहुंच सकते हैं। और जैसे मैं पहले सेशन में बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू मोर पीपल, नॉट ओनली दिस इज अ पीपल्स इशू, सो वी नीड टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। तो ये अभी आपने कोलकाता का बताया, बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि HRM के सारे स्टेट ऑफिसर्स जितने भी हमारे 26 स्टेट ऑफिसर रहिए वहाँ पे सब लोग हम लोग DV पे एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। तो हमारे जो लॉयर्स हैं उनका DV पे हम लोग काम है। तो अगर लीगल एड के लिए आप तो आप वो केसेस हमें रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये केस रेफरेंस भी चलता है। जैसे हम आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन स्वयं कोलकाता में स्वयं DV के केसेस HRM को रेफर करता है। जैसे ही आई थिंक यूपी में भी ऐसा है कि कुछ केसेस रेफर होते हैं, बॉम्बे में महाराष्ट्र में भी। हाँ, आपस में ना ये रेफरल भी ये नेटवर्क के जरिए रेफरल्स भी बहुत ज्यादा होता है। हम लोग सब जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं हम लोग वो अमन नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेटवर्क है डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत इश्यूज और एडवोकेसी करना भी बहुत जरूरी है एक साथ मिलके, और कैंपेन्स एंड एडवोकेसी वो भी कर रहे हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल लेवल पे एडवोकेसी भी कर रहे हैं, अभी लेटर भी ड्राफ्ट किया है जो लैकुनस है ये मतलब वो लॉ में PWD में और जितना केसेस पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में उसका एक लिस्ट बनाया, उसको लेकर हम लोग जुडिशियल सेक्रेटरी के पास जाने वाले हैं। तो